फ्रेंड्स, आज हमारा 9th क्लास सिविक्स का जो नेक्स्ट चैप्टर है, व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतांत्रिक और जो गैर लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं, जैसे हमने पोलैंड का उदाहरण देखा, चिले का उदाहरण देखा। पोलैंड में कैसे जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो शासन कर रही थी और कैसे यूएसएसआर यानी कि उस समय जो सोवियत संघ था, उस सोवियत संघ की जो एक प्रकार से वहाँ जो पपेट गवर्नमेंट यानी कि जो एक कठपुतली सरकार जो है वो काम कर रही थी। चिले में कैसे जो है ओएनडे की जो सरकार को तख्ता पलट करके वहाँ पिनोसे जो है उसने अपना सैनिक तानाशाह जो है स्थापित किया और 1988 के बाद फिर बैचले जो है उसकी बेटी मिशेल बैचले जो है वो कैसे अपार जन समर्थन से वो दोबारा जो है चिले के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्थापित करती है। तो आज हम इसमें देखेंगे कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी होनी चाहिए और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, और साथ के साथ हम देखेंगे कि बेशक लोकतंत्र में कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी शासन का सबसे सच्चा जो स्वरूप है, सबसे अच्छा जो स्वरूप है, उसमें अधिकांश देशों ने लोकतांत्रिक सरकार को ही अच्छा माना। बेशक उसमें कुछ कमियां हैं, जैसे उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो काफ़ी डिले हो जाते हैं, प्रस्ताव लाए जाते हैं, चर्चा होती है, प्रेसिडेंट उसको अपना परमिशन देता है, तो वो क्या है, निर्णय लेने में काफ़ी देरी होती है। लेकिन उसमें वो जो निर्णय आते हैं वो सभी तर्क वितर्क उस पर डिबेट होती है, बहस होती है। हाँ, उसमें कुछ करप्शन है, कुछ भ्रष्टाचार भी उसमें देखने को मिलता है, या फिर जो बार बार जो सरकारें जो हैं वो बर्खास्त होती हैं या उनका जो अदला बदली होता है, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, तो जो सरकारें जो हैं वो कई बार अपना स्थायी रूप मतलब कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाती हैं। तो उस समय जो पॉलिसीज वगैरह हैं, नीतियां जो हैं वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाती है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, यानी कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है, लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। देखो, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक सरल इसकी परिभाषा दी थी कि डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि ये सरकार का रूप है जिसमें जो है जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यानी कि जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है और जनता के लिए होता है। यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रभुसत्ता संपन्न जो है वो जनता है और जनता जो है वो अपनी शक्ति का जो इस्तेमाल है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। यानी कि हम देखते हैं जब राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती थी, उस राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली में पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश जो है वो उसी परिवार में जन्म लेने से वो सभी शक्तियों का स्रोत बनता था। वही कानून बनाता था, लागू भी वही करता था, फैसले भी वही देता था, उसकी मनमानी चलती थी, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था, कोई अंकुश नहीं था। उस समय लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स भी नहीं थे, उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था, या इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वो सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन आज वर्तमान समय में जिन देशों में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में वास्तविक प्रभुसत्ता संपन्न जो है वो जनता है और जनता डिसाइड करती है,
जनता ये निर्णय लेती है कि मेरे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति कैसा हो, यानी कि मेरे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा हो, इसका निर्णय कौन करता है? जनता करती है। तो हम ये देखते हैं कि जनता प्रभुसत्ता संपन्न है और वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करती है। तो वो खुद तय करती है कि मेरे ऊपर शासन करने वाला कैसा हो। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जनता की अप्रत्यक्ष भागीदारी है लोकतंत्र में, अप्रत्यक्ष भागीदारी है लोकतंत्र में। फिर यहां पर जहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लोगों के पास अपने कुछ मूलभूत सुविधाएं होती हैं, उनके पास कुछ अधिकार होते हैं, उनके पास कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं और वो उन स्वतंत्रताओं का, उन सुविधाओं का आनंद उठा करके अपना चहुमुखी विकास करते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो जनता का शासन है और जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन स्थापित करती है, तो 9th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो मैडम है लिंगदो, वो उनको डेमोक्रेसी के बारे में, उनको लोकतंत्र के बारे में विस्तार से बता रही है कि भाई लोकतंत्र जो है वो क्या है, लोकतंत्र कैसे जो है अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर है। तो उसमें एक लड़की जो है वो अपने मैडम से, अपनी अध्यापिका से जो है वो कुछ प्रश्न पुटअप करती है, यानी कि उसके मन में एक जिज्ञासा होती है और वो जिज्ञासा ये होती है कि मैडम, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को ही हम लोकतंत्र मानते हैं? क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को उसी से हम इसको लोकतंत्र का रूप दे सकते हैं, या लोकतंत्र को शासन की सबसे अच्छी प्रणाली मान सकते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से? तो यहां हम देखते हैं कि जो जनता के जो चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, क्या उसी को हम लोकतंत्र का विस्तार मान सकते हैं, लोकतंत्र का रूप कह सकते हैं? अब वो जो लड़की उससे प्रश्न पूछती है कि चुने हुए प्रतिनिधि, तो उसके मन में ये जिज्ञासा होती है, ये उसके मन में प्रश्न पैदा होता है कि जो प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है, क्या वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष करवाने के लिए क्या कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है? क्या कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है? कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है जो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से करवा सकती है? यदि उसमें बाहुबल, धन बल, या जो वोटर है उनको डराना धमकाना, या जैसे जाली वोट डलवाना, या वो सरकार जो है, जो जनप्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, क्या वो प्रतिनिधि जो हैं वो उस अपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं? यदि ऐसा है और कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है जो अपने प्रतिनिधियों का फ्री एंड फेयर ट्रायल से जो है वो इलेक्शन संपन्न करा सके, तो उसके मन में सबसे पहली ये भावना बढ़ती है कि क्या कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है। नंबर 1 हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। नंबर 2 कि क्या जो शासक बैठे हैं, जो निर्णय लेते हैं, कानून बनाते हैं, संविधान संशोधन करते हैं, क्या उन शासकों पर जो शासक हैं, क्या उन शासकों पर कोई कंट्रोल है, या कोई ऐसी या कोई संविधान वगैरह है, या रूल ऑफ लॉ है? क्या वो संविधान जो है, जो ऐसे शासक हैं उन शासकों की मनमानी के ऊपर रोक लगा सकता है, या वो शासक
उस संविधान की जो भावनाएं हैं, उनके जो कानून हैं या उनका जो रूल ऑफ लॉ का जो प्रोसीजर है, क्या वो उसमें संशोधन करके अपने आप को वो पावरफुल नहीं कर पाते हैं? तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था है जो उन शासकों के ऊपर कंट्रोल कर सके? तो इसके ऊपर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसमें उदाहरण देखते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको जो है वो लातिन अमेरिका का एक देश है और मैक्सिको के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है PRI। उसने PRI जो है उसने कभी भी इलेक्शंस जो है उस इलेक्शंस की हार का सामना नहीं करना पड़ा। कारण क्या है? देखो, जैसे उस लड़की के मन में पैदा हुआ ना, कोई पर्सन की कोई ऐसी स्वतंत्र एजेंसी है, तो मैक्सिको की जो PRI जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, देखो वहां चुनाव तो होते हैं, क्या वो चुनाव स्वतंत्र होते हैं या वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं? अब शासक तो चुने हुए होंगे, शासक तो चुने हुए होंगे, लेकिन क्या उसमें जनता जो है, जनता की पसंद और जो नापसंद है उसका ख्याल रखा गया कि भी जनता उसको लाइक करती है या डिसलाइक करती है? क्या उसका ख्याल रखा गया? नहीं। जैसे PRI जो है वो कुख्यात है, वो इलेक्शंस में माहिर है, वो जीतती है इलेक्शन। कैसे? सबसे पहले तो जो ब्यूरोक्रेट है, जो नौकरशाही है, जितने भी अधिकारी हैं, वो अधिकारी उस पॉलिटिकल पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उस मीटिंग्स में वो भाग लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। और वो अधिकारी या वो जो सरकारी मशीनरी में लगे हुए जो लोग हैं, वो लोग जो हैं वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में मतदान करवाते हैं। या कई बार क्या होता है, वो अपना जो पोलिंग स्टेशन है वो जानबूझ करके इतनी दूरी पर करते हैं कि मतदाता जो है वो वोट डालने में असमर्थ हो। या फिर वहां तक कि जो टीचर्स वगैरह हैं, अध्यापक हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, वो अपने बच्चों के माध्यम से उन अभिभावकों को इस बात के लिए प्रेशराइज करें कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में मतदान करें। देखो, वहां चुने हुए शासक हैं, प्रतिनिधि भी होंगे, लेकिन उसमें जनता की पसंद और नापसंद को कोई अधिकार नहीं है, उनकी कोई वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो शासकों को चुन लेना भर, शासकों को चुन लेना ही लोकतंत्र नहीं है। उसमें जनता की जो पसंद है, उसकी जो नापसंद है, उसकी जो इच्छा है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज है उसको अदर पॉलिटिकल पार्टी से बेटर मानती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, तो उसमें कोई इच्छा नहीं है। तो शासकों को चुन लेना भर ही लोकतंत्र नहीं है। हम दूसरा उदाहरण देखते हैं मैक्सिको का। ये तो पहला उदाहरण मैक्सिको का था। दूसरा जो है वो घाना का, यानी कि एनक्रोमा का आपने देखा कि कैसे उसने संविधान संशोधन करके और अपना जो है आजीवन जो है उसने राष्ट्रपति पद के ऊपर स्थापित कर लिया। तो वो दूसरा देखेंगे हम कि इसमें अब हम देखते हैं, आपने इस आपकी किताब के अंदर 3-4 कार्टून्स हैं। जैसे इसमें एक महिला है और वो बाहर खड़ी, हाथ में उसके तराजू है, अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो सीरिया उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो वो अंदर वो बोलता है कि वो अंदर व्यक्ति बोलता है कि आप तभी अंदर आ सकती हैं जब आप जो बात पॉलिटिकल पार्टी है उसकी सदस्यता का आपने फॉर्म भरना पड़ेगा, उसकी सदस्यता का आपने फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा एक कार्टून और दे रखा है, नीचे एक महिला बैठी है और उसके आस पड़ोस आप कार्टून के अंदर देखें,
उस कार्टून के अंदर क्या अभिव्यक्ति की गई है, कि उस वो जो सिक्के पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि चुनाव के दौरान पैसे और धन बल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा इंडिया में भी है, देखने को मिलता है। चुनाव के समय काफी धन बल का इस्तेमाल किया जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आगे भी आते हैं या वो चुनाव भी जीत जाते हैं। देखते हो अपनी संसद के अंदर 29% जो एमपीज हैं वो उनके ऊपर काफी लंबित केसेस चल रहे हैं। तो अपने इंडिया के अंदर भी हम देखते हैं। या फिर जैसे एक कार्टून और दे रखा है, जैसे इसमें एक व्यक्ति जो है वो उसके अंदर खाने के अंदर एक डेमोक्रेसी की वो जो दिखा रखा है, और अंदर जो है बंदूक का वो सहारा ले रहा है, जिसमें मतदाताओं को डराना और धमकाना भी शामिल है। इसके बाद हम दूसरा, ये तो था मैक्सिको का, दूसरा हम चीन के अंदर देखते हैं। चीन जो है वो एक साम्यवादी विचारधारा का देश है। चीन जो है वो एक साम्यवादी विचारधारा का देश है। तो यहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रूल करती है, वो शासन करती है, और वो है कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। और कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य होते हैं, जो काफी पार्टी के जो बड़े लीडरान होते हैं, बड़े जो नेता होते हैं, वही डिसाइड करते हैं सारा। वही उन प्रतिनिधियों को कौन इलेक्शन में जाएगा, तो वो सारा का सारा जो है वो डिसाइड करते हैं। यानी एक व्यक्ति की उसमें काफी भूमिका होती है। अभी देखो चाइना के अंदर जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, उसने ऐसा प्रावधान करके और आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति पद के लिए चुनवा लिया। तो चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, और उसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में आपको मतदान करना होगा। वहां अल्टरनेट में कोई और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय शासन प्रणाली है, तो हम एक पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज से यदि सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, या उसकी नीतियां और कार्यक्रमों की कुछ फॉल्ट है, या वो अच्छा शासन जो है गुड गवर्नेंस देने में असमर्थ है, तो हमारे पास चॉइस होती है, हमारे पास अल्टरनेट होता है, विकल्प होता है। हम ऐसे शासकों को सत्ता से बाहर कर देते हैं। लेकिन चाइना के जो जन पंचायत है, जन कांग्रेस है वहां की, वहां लोगों के पास किसी प्रकार का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई वहां चॉइस नहीं है। इसके बाद देखें कि ये तो था चुनाव का, तो शासकों को चुन लेना भर ही लोकतंत्र नहीं है। उसके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का होना जरूरी है, जिसमें जनता की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है, उसकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके। और फ्री एंड फेयर ट्रायल्स से जो है स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जो इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शंस जो हैं वो लोकतंत्र का मतलब मूल आधार माना जाता है, उसको हम कहेंगे। और यदि शासकों को चुन लेना बड़े अनैतिक तरीके से हथकंडे अपना करके मतदाताओं को डराना धमकाना, जबरदस्ती उस पॉलिटिकल पार्टीज का जो है उसको सदस्य बनाना, कोई अल्टरनेट ना होना, या बाहुबल का इस्तेमाल करना, तो शासकों का ये तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जंगल राज है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या शासकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण है, या हम कह सकते हैं कि उन जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि यानी कि जो अंतिम फैसला लेते हैं, जो अंतिम फैसला लेते हैं, जो अंतिम फैसला लेते हैं, क्या उनके ऊपर कोई कंट्रोल है? जैसे आपने देखा हो ना, कई बार जब तानाशाही शासन स्थापित हो जाता है तो वो अपने मन माफिक वो संविधान संशोधन करके, अपने मन मुताबिक उस संविधान संशोधन को करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, कानून बना करके, और वो अपने मन माफिक ऐसे संविधान संशोधन करके, कानून बना करके, और वो अनैतिक तरीके से उस पद के ऊपर अपने आप को बनाए रखने का दावा करता है। तो क्या कोई उसके ऊपर कंट्रोल करने वाली कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसा संविधान है? यदि है, जैसे इंडिया के अंदर हम देखते हैं तो अपनी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी को बनाए रखती है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष अपने पद पर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो होते हैं,
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसका एक उदाहरण देखते हैं। उसका उदाहरण देखते हैं कि 1999 के अंदर, यानी कि 1999 के अंदर, आप देखते हो हमारा देश एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, तो वहां 1999 में एक लोकतांत्रिक सरकार जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, और उसका जो लीडर था वो था नवाज शरीफ, और उस नवाज शरीफ की जो उस समय प्रधानमंत्री था, तो एक सेना जनरल के द्वारा, जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, उसके द्वारा सैनिक तख्ता पलट करके और उसने अपनी सारी शक्तियां जो है वो अपने पास रख ली। फिर कैसे 2003 में उसने वो लीगल फ्रेमवर्क, एक कानून बनाता है, संविधान संशोधन कराता है, और वो जनमत संग्रह करा करके अपने आप को प्रेसिडेंट भी अपॉइंट कर लेता है। साथ के साथ वो क्या करता है, जो एग्जीक्यूटिव्स है, वहां की जो कार्यपालिका है, मतलब जो जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, वो प्रतिनिधि स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकते, फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि उसके ऊपर जनरल परवेज मुशर्रफ ने सेना के कुछ अधिकारियों की एक काउंसिल बिठा दी, और वो काउंसिल जो है उसके पास ये अधिकार दे दिया कि उसकी जो कानून है या वो जो संविधान संशोधन करे हैं जो भी है, तो उसको वो वीटो कर सकता है। तो कैसे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में स्वतंत्र डिसीजन ले सकते? उनके ऊपर एक काउंसिल और बिठा दी, और उसमें सेना के प्रमुख अधिकारी रख दिए उसने। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो वहां की नेशनल असेंबली है, उस नेशनल असेंबली को काफी कमजोर कर दिया परवेज मुशर्रफ ने, और जो जनता के चुने हुए जो शासक हैं वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं असमर्थ हैं। उस एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर भी सेना के अधिकारियों की एक परिषद बिठा दी उसने, और उसके पास, राष्ट्रपति के पास उसने जनमत संग्रह करवा के राष्ट्रपति के पास एक पावर और आ गई उसने कि वो केंद्रीय और प्रांतीय जो असेंबलियां हैं उनको भंग कर जब चाहे तब उनको भंग कर सकता है। तो आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के अंदर मानवाधिकारों के कार्यकर्ता जो थे, इनके अंदर काफी इसकी क्रिटिसाइज की गई, इसकी आलोचना की गई, और कैसे बढ़ते हुए जन दबाव के बाद उसने 2007 में अपने राष्ट्रपति पद से पद को छोड़ा, और वहाँ बेनजीर भुट्टो जो है वो सत्ता में, बेनजीर भुट्टो तो उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद जो है बेनजीर भुट्टो की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सत्ता में आती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो लोकतंत्र है उसका मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अपने एक पड़ोसी देश जो म्यांमार है, म्यांमार जो है 1948 में आज़ाद होता है, और 1966 तक वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो काम करती हैं, लेकिन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि 1988 में जो उसने एक प्लेबिसाइड करवाया, जनमत संग्रह करवा करके वहाँ की जो लीग फॉर डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल पार्टी, और उसकी जो नेता थी आंग सान सू की, उसको मतलब उसने काफी लोकतंत्र बहाल के लिए काफी संघर्ष किया। 28 साल तक उसको नजरबंद भी रखा गया, लेकिन आज हम देखते हैं कि अपने पड़ोसी राष्ट्र जो म्यांमार है उसके अंदर स्टेबिलिटी है, लोकतांत्रिक सरकारें जो हैं वो अपना काम कर रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, यानी कि शासकों को चुन लेना भर ही लोकतंत्र नहीं है, उनके लिए एक स्वतंत्र एजेंसी हो, साथ के साथ जो शासक हैं उनकी जो तानाशाही वगैरह है, उनकी जो एक प्रकार से मनमानी है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ संविधान का होना भी जरूरी है। और यदि वो शासक इस प्रकार उन संवैधानिक जो मान्यताएं हैं, जो उसकी पावर्स जो हैं उसको संविधान संशोधन करके इस तरीके से वो यदि इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उसको हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, इस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के जो गुण हैं और जो अवगुण हैं, या डेमोक्रेसी की जो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।